माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की आवाज़ है, भारद्वाज रोक दे, खबर क्या रखा है। मैंने कहा जी मैंने तो बेइज्जती मेरे हाथ से निकल गई, आप मुख्यमंत्री हो। बस इतना सा मेरा कसूर था। तो मुझे तो अगले दिन सुबह पता लगा जी कि तेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, अनुसूचित जाति अधिनियम के अंदर, और उसके साथ बहुत सारी धाराएं लगा के पर्चा दर्ज हो गया श्री राम की शिकायत। तो परमानंद गोयल जी बोले थे क्या उसे तलवार गिले में रहा, तुम भी गया उसे में कर ले मदद। राजनीतिक वजूद समाप्त होने के कगार पे है उनका, क्योंकि मेरे साथ तो एक रात की करी थी, पता नहीं कितना गल्ला करी होगी। जो मैं कह रहा हूँ मेरे क्या मेरी सुन ली भगवान ने, पता नहीं कितने के साथ अन्याय करे होगा। तो अन्याय होता है कि राजनेता को भूलना नहीं चाहिए, सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है, आज सत्ता आपकी है, कल ने मेरी है। तो इसमें एक और किस्सा है जी, आपने जेल के अंदर भी स्टिंग करने की कोशिश की थी, वो कब की थी? वो प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा है, भी विधायक जी के लोग ये कह रहे हैं मौत हो चुकी है, और वो खबर छपी तो मिस्टर शैलेंद्र जैन जी उस वक्त सब एडिटर थे, उन्होंने कुछ उल्ट कर दी, वो विधायक की मौत हो चुकी है, कुछ ऐसा, कुछ थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ होगी, मेरा कसूर नहीं था उसमें। तो दीनाराम वाल्मीकि के लड़के श्री राम जी ने मेरे को फ़ोन किया, तो ना मेरा बाप मार दिया, मैं कहा मेरा कसूर नहीं है। कुरुक्षेत्र का आपने जिक्र किया, वहाँ पे एक गिया का जिक्र था रेलवे स्टेशन पे गिया वाला, वो क्या किस्सा? झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया, मैं फिर अंदर चला गया जी। तब कितने दिन रहे? और तब भी 2 दिन रहा जी। तो मामला कुछ भी नहीं था। मैंने एक पत्रकार को अनपढ़ पत्रकार लिख दिया था। मैं स्टेशन पे चला गया, ट्रेन कुछ लेट थी, मैं टहलता थोड़ी दूर गया तो मैंने देखा कुछ लोग तेरे ने देख के कान्ना फूसी लग रहे हैं। मैंने इधर उधर देखा तो एक ने कहने को पकड़ ली, जूता लगाओ इसको। क्या की है? बोले बड़े भिखारी इनके पीछे पड़ता है, ये जूता लगाओ, पकड़ो इसको पकड़ो। वो तो यूँ खड़े हो गए, उन्होंने रुका मारा, उधर तक मैं तो जी मेरे कांच में बस्ता था जी, वो बस्ता कड़ी गया, मैं तो बाज का बड़ी मुश्किल जान चढ़ाई। भिखारी ना कूट दे, भिखारी पीछे पड़ लिया, भिखारी पीछे पड़ दे। जेल के अंदर तो अपराधियों की तो बड़ी जबरदस्त मौज है, और साथ में जो ये पहरेदार हैं और जो जेलर हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त मौज है। आखिरकार उन्होंने मेरे तक कहा भाई नहीं क्या तो पूरा घसून खावेगा है, और जितना मौज लेनी है, पता नहीं क्या दिन रहेगा, हमारे अनुसार चल, आँख में चले। मैंने भी आँख में चली जी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज पॉडकास्ट शो में वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश भारद्वाज जी। लगभग 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, अनेक अखबारों का एक्सपीरियंस है। अगर बात करूं मैं दैनिक भास्कर का, जब दैनिक भास्कर की शुरुआत हुई तो भारद्वाज साहब की जो शुरुआत है उससे भी पहले की है या फिर उसी समय की है सर? पत्रकारिता में तो जो मेरी शुरुआत थी वो पहले की है, लेकिन मैं दैनिक भास्कर की उस टीम में शामिल हूँ जिस टीम ने दैनिक भास्कर की लॉन्चिंग पहले हरियाणा में की और फिर पंजाब में की। मैं पंजाब की लॉन्चिंग टीम का भी हिस्सा रहा और हरियाणा की लॉन्चिंग टीम का तो मैं हिस्सा था। 4 जून 2000 को दैनिक भास्कर हरियाणा में आया था, और उससे 2-3 महीने पहले हमें अपॉइंट कर दिया गया था। ओके। कुछ दिन हमने एक सर्वे टीम में काम किया, और फिर लगभग मार्च में मुझे एडिटोरियल में रख लिया गया था, क्योंकि मेरा पत्रकारिता का अनुभव था लिखने का उसका। तो दैनिक भास्कर को हमने लॉन्च किया, और मैं एक बात बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि जितनी शिद्दत से, जितने उत्साह से, जितनी खुशी से दैनिक भास्कर हरियाणा में लॉन्च हुआ था, आज तक किसी अखबार की लॉन्चिंग इतनी बढ़िया नहीं रही। थ्रू आउट मैनेजमेंट और आगे टीम ने इतने बढ़िया तरीके से दैनिक भास्कर को लॉन्च किया, इतना प्रचार प्रसार किया कि पहले ही दिन से दैनिक भास्कर ने हरियाणा में रिकॉर्ड बना दिए थे।
और एडिटोरियल टीम तो इतनी बढ़िया थी, क्या मैं याद करता हूँ, मेरे कुछ संपादक थे, मुझे याद करना चाहिए। हमारे संपादक भी और जीएमबी श्री जगदीश शर्मा जी थे, बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं। आज भी उनसे मेरी बात होती रहती है, चर्चा होती रहती है, और अलग अलग मौक़ों पे उनके शुभकामना संदेश आते हैं, क्योंकि वो मेरी एबिलिटी को, मेरी खासियत को, मेरी उसको जानते हैं। तो जगदीश शर्मा जी थे दूसरे, जिन्होंने हमें कुछ थोड़ा बहुत नैतिकता का पाठ पढ़ाया पत्रकारिता में करते हुए, या उन्होंने जितनी ईमानदारी से काम करना सिखाया, वो थे श्री बलदेव शर्मा जी। और हमारे संपादक थे मुकेश भूषण जी, और उसके बाद हरिमोहन शर्मा जी। तो मैंने इन संपादकों के साथ काम किया है, और ये वो संपादक थे जिनको सही मायने में संपादक कहा जा सकता है, जो प्रोफेशनलिज्म से दूर थे और अपने काम के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार थे, एडिटोरियल के प्रति। संघर्ष क्या रहता था मेन सा, क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा एक होता है, तो संघर्ष क्या रहा ये 20 साल के कार्यकाल में मेन सा? आपने शुरुआत रिपोर्टिंग से की, कैसे की? पहले सर्वेयर थे या फिर कैसे? देखिए मनदीप जी, जिंदगी इतनी, मैं तो रंगीनियाँ ही कहूँगा उसको, आप बेशक स्ट्रगल कह लें। जब RKC कॉलेज में था तो स्टेज का बड़ा शौक़ था, स्टेज पे नाटक करते थे। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हमारा नाटक कमेंडेड भी हुआ, रिकमेंडेड भी हुआ, और ऑल इंटर यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेड हमारा नाटक आया। बड़ा उत्साह था एक्टिंग करने का। लेकिन जब रोजगार की ज़रूरत पड़ी तो हाथ खाली थे। शिक्षा के बाद भी रोजगार नहीं मिला, कहीं कहीं अप्लाई किया, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि कभी तवज्जो ही नहीं दी हमारी काबिलियत पे। आज की तरह उस वक्त एबिलिटी के आधार पे शायद नौकरियां नहीं मिलती थी, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा था, तो और तो कुछ आता नहीं था। तो मैंने 1985 में पेंटर का काम शुरू कर दिया। ओके, पेंटर थे आप? मैं पेंटर था, बड़ी अच्छी चित्रकारी कर लेता था, और मुझे पोर्ट्रेट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। पोर्ट्रेट में बड़े अच्छे बना लेता था। तो जब पेंटर का नाम सुना कुछ था, जब पेंटर बन के व्यावसायिक तौर पे आए, तो पेंटर वो था जो दीवारों पर रंग मार के लोगों की एडवर्टाइजमेंट लिखे, वो पेंटर था। पोर्ट्रेट एक आर्टिस्ट जो था वो रोजगार का नहीं था। हमारे पास साल में 3 पोर्ट्रेट आते थे मरे हुए लोगों के बनाने के लिए, 3 आगे 4 आगे, और हम उस वक्त 150 से 300 रुपये 1.5 फुट बाई 2 फुट की पोर्ट्रेट बनाने के लेते थे। कौन से सन की बात है ये मैं 84-85 की बात कर रहा हूँ जी। 150 से 200 रुपये एक पोर्ट्रेट के मिलते थे, हार्ड बोर्ड पे हम वो पेंटिंग बनाते थे। तो पेंटर का काम शुरू किया, और उस पेंटर के काम के अंदर बड़े बड़े ज़बरदस्त अनुभव रहे। एडवर्टाइजमेंट का काम किया मैंने, मेरे ख्याल में भारत की 10 स्टेट के अंदर अलग अलग कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट का काम किया। ठेकेदार और होते थे, हम तो आगे कारिंदे होते थे। तो जब मैंने देखा 92-93 में, तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये आया कि यार अब तो इस पेशे पे रोजगार नहीं है और भूखमरी वाली स्थिति होगी। तो उस वक्त एक हमारे मित्र थे मिस्टर राजेश त्यागी, वो एक यहाँ संस्था चलाते थे, कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थी, और उनकी ही एक ऑर्गेनाइजेशन का अखबार फरीदाबाद से प्रकाशित होता था, उसका नाम था मजदूर मोर्चा। मजदूर मोर्चा बड़ा फेमस अखबार था, और उसमें केवल आर्टिकल छपते थे। ये नहीं था कि खबर छप गई जी 3 मर गए 2 घायल ना, आर्टिकल थे। आर्टिकल भी मुद्दों पे और तथ्यों पे आधारित आर्टिकल छपते थे। तो राजेश त्यागी जी बड़ा जोरदार लिखते थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, मजदूरों के हक में, सरमाएदारों के खिलाफ लिखते थे। तो अपनी भी वही लेखनी फिर उसी तरीके से चलती थी, तो वही लिखने लग गए मजदूर मोर्चा में। मजदूर मोर्चा की यहाँ प्रतियाँ आती थी, फिर उनको दुकान दुकान पे बांट के आते थे। फिर ऐसे ही 1-2 साप्ताहिक अखबार आए, तो
उसके बाद फिर एक अखबार आया था बड़ी ज़ोर शोर से, JVG टाइम्स, ओके। एक फाइनेंस कंपनी थी। इत्तेफाक से वो मेरे जो मालिक थे वो मेरे रिलेटिव थे। अच्छा। तो मैंने उनके मालिकों को गुजारिश करी। तो विजय शर्मा जी के पिताजी थे, विजय शर्मा जी मालिक थे उनके। तो कहने लगे, बेटे ले अपना घर का अखबार ले, ये पकड़ चिट्ठी और जो तना बनना बढ़िया। तो मैं दिल्ली गया, ओखला में, वहाँ JVG टाइम के संपादक थे त्रिनेत्र जोशी, मुझे आज भी आता, बड़े सौम्य मूर्ति थी उनकी। उन्होंने मुझे बिठाया, कहने लगे बेटा हम आपको, उन्होंने तो बाबूजी ने तो 5,000 रुपये लिखा देने के लिए, हम आपको 2,500-3 हज़ार रुपये दे देंगे, फाइनेंस वालों से मैं चर्चा कर लूँगा। मुझे अखबार में काम करने की वो थी। तो मैं वहाँ से जी आइडेंटिटी कार्ड, लेटर लूटर लेके आ गया और यहाँ से JVG टाइम का मैंने काम शुरू कर दिया। JVG टाइम ने मेरे जो आध्यात्मिक आर्टिकल थे, जैसे कि भगवान परशुराम पर खोजपूर्ण लेख, पूरे पूरे एक एक पेज के छपे ऑल इंडिया में, तो बड़ा छपा। फिर वो फाइनेंशियली दिक्कत से बंद हो गया। फिर एक यहाँ थे मिस्टर योगेश मित्तल, उन्होंने अखबार शुरू किया संध्या दैनिक, शाम तक मैं उसका एडिटर रहा। और मैंने दुकान दुकान पे उसका अपने तरीके से सर्वे करा, गाहक बांध दिए। मतलब उस अच्छे जमाने के अंदर, उस वक्त के अंदर हम 1500 कॉपी बेचते थे, 1500 कॉपी बेचते 1500 थे, कॉपी बेचते थे, वो एक बड़ी शाम बात तक की 4 पेज की अखबार की, जिनकी 1500 कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने तो उनकी डेली इवनिंग था, तो उनकी किसी की साल की रसीद काट रखी थी, किसी की 6 महीने की काट रखी थी, किसी की महीने की काटती थी। तो 1500 कॉपी तो हम बेचते थे। तो वो अखबार बड़ा चला। और अनुभव ये था कि उसका सिर्फ उसके अंदर मैं एक खबर लिखता था जो मेन हेडलाइन होती थी, लीड खबर, बाकी खबरें सारी क्राइम क्रूम ये होता था। तो अखबार चला, वो बाद में वो भी अपनी कमियों के कारण बंद हो गया। तो अब आप पूछ रहे हैं, मेरे को बड़ी याद आ गई। तो उसी दौरान मैं अगर बात करूं तो मुझे पता चला कि यहाँ एक अखबार आ रहा है उत्तर प्रदेश से, अमर उजाला उसका नाम है। ओके। और उसका एक शीशपाल जी थे, शायद लड़के, आज भी वो अमर उजाला में ही है शायद, वो सर्वेयर थे। मैंने शीशपाल से बात की, उसने मुझे मुकेश कुलश्रेष्ठ और पूजन प्रियदर्शी से मिलवाया। मुकेश जी ब्यूरो चीफ थे, पूजन प्रियदर्शी रिपोर्टर थे। वहां से मेरा पत्रकारिता का असली सफर शुरू होता है, मेरा जिक्र अमर उजाला करने का, अमर उजाला से। पूजन प्रियदर्शी जी और मेरी जोड़ी जम गई। और जी पूजन प्रियदर्शी जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। आज भी उन जैसी कोई क्राइम की खबर आज भी कैथल में नहीं लिख पाता। जो छोटे से क्राइम को भी वो बड़ी शिद्दत से लिखते थे, बहुत कलाकार थे। और अमर उजाला में ये नहीं था कि हाथ से खबर लिख दी, वो बोले टाइप सीखनी पड़ेगी, तो मैंने भी टाइप सीखी। पूजन प्रियदर्शी ने मेरे को टाइप सिखाई और वो खबर लिखते थे पूजन प्रियदर्शी जी, और मेरे से कंपोज करवाते थे। साहित्य की खबर वो जितनी उन्होंने बढ़िया लिखा है, और आज तक साहित्य की खबर तो कोई, कैथल में तो साहित्य की खबर कोई लिखने वाला है ही नहीं। आज भी साहित्यिक समागम, वो जो कवि गोष्ठी की खबरें वो लिखते थे, तो उन्होंने मेरे को सही तरीके से, सही जिसको कहते हैं ना कि मांझना या तराशना, तो पूजन प्रियदर्शी ने मेरे को तराशा। अमर उजाला में बड़ी सारी खबरें छपती थी, आर्टिकल छपते थे, तो यहाँ पूजन प्रियदर्शी जिनको देखते थे, और ऊपर कोई शायद भदौरिया जी थे, उन्हें कहा जाता था भाई नरेश भारद्वाज नया लड़का है और इसने खबर लिखी है। वो मुझे अप्रिशिएट भी करते थे। 2500 रुपये माहवार मुझे वही JVG टाइम्स वाली तनख्वाह देते थे जी। तो फिर भास्कर में आए आप? तो लेकिन उन्होंने पक्का करा नहीं जी अमर उजाला में, तो तभी भास्कर आ गया जी। भास्कर
आ गया तो जगदीश शर्मा जी ने मेरा इंटरव्यू लिया और बलदेव शर्मा जी थे, और मैं बड़ा नर्वस था। आजकल के बच्चे तो बड़े शाणे हैं। नर्वस यूँ था कि मेरे सामने जो इंटरव्यू देने वाले थे, मैं उनके आगे बच्चा भी कहूँ तो बहुत छोटी बात है, उससे भी नीचे था, फाइनेंशियली भी, क्वालिफिकेशन से भी, अनुभव से भी। अब मैं नाम ना ही लूँ तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। वो उस वक्त शहर के प्रबुद्ध वकीलों में और पत्रकारों में वो लोग शामिल थे। उनको संपादक ने अपने बराबर में कुर्सी दे के बिठा रखा था। एडवोकेट साहब हैं जी, ये MSW हैं जी, पास ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हैं। मैं कुछ भी नहीं, अमर उजाला का भी मेरे पे लिखित कोई अनुभव नहीं था, JVG टाइम का भी अपॉइंटमेंट लेटर था, बस और कुछ नहीं था। तो जगदीश शर्मा जी की एक PA होती थी दैनिक भास्कर में, उनका नाम था सीमा सिंधवानी। जगदीश शर्मा जी ने उनको कहा, सीमा इससे खबर लिखवा नरेश से। उन्हें मुद्दा दे दिया तो रफ पैड की कॉपी पे सारे खबर लिख रहे थे। वो मेरे दूसरे साथी भी, जो और भी आ रहे होंगे, जिनका मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है। बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। तो सीमा सिंधवानी लगे कहने, लिखो जी बैठ के, रफ पैड दे दी। मैं कहा, जी कंप्यूटर दो है। मैं कहा, हाँ जी। मैंने तो जी कंप्यूटर पे फटाफट जो उसने दिया, क्राइम की खबर थी, लिख के टाइप कर दिया जी। 2 बार पढ़ भी ली, गलती ना हो। सीमा सिंधवानी जब वो लेके वहाँ पहुँची, वो प्रिंट था खबर का, प्रिंट मेरी खबर का लिखी हुई का, हेडिंग लगा के बकायदा सब हेडिंग लगा के, वो प्रिंट था, उन्होंने हाथ से लिखी थी। ये क्या सीमा प्रिंट, तो ये तो इन्होंने टाइप करी है भाई साहब ने, आपको आती है? मेरे को तो टाइपिंग तो आती है, मैं तो खुद टाइप करता हूँ खबर। तो बाद में उन साथियों ने कह दिया, जी आपको यही शूट करेगा 5,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये में मैंने दैनिक भास्कर ज्वाइन किया था। 4 जून 2000 को दैनिक भास्कर आया था, और शायद 20 जून को उन्होंने मुझे ब्यूरो चीफ बना दिया था। ब्यूरो चीफ रहे आप दैनिक भास्कर? कितने समय तक रहे ब्यूरो चीफ? मैं जी दैनिक भास्कर में लगभग अगर ना कुछ पीरियड ऐसा भी है जिसका मुझे अनुभव नहीं मिला, लेकिन जो मेरे पास लिखित अनुभव है वो है 1 मार्च 2000 से लेके और 30 नवंबर 2018 तक, लगभग 18 साल के आसपास। वही मैंने कहा, 9 महीने का मुझे एक्सपीरियंस और था। जो मेरा वो पीरियड था 9 था या 4 महीने था, वो नहीं मिला। तो 18 साल का मेरा दैनिक भास्कर का अनुभव रहा। और दैनिक भास्कर ने मुझे कभी भी कोई जिम्मेदारी सौंपी ना, तो कभी जी विज्ञापन के टारगेट में फेल हुए, ना कभी सर्कुलेशन में। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा सर्कुलेशन के इनाम जीते। अभी भी जब भास्कर छोड़ने से पहले 25,000 के लगभग कॉपी मैंने जींद जिले में कर दी थी, और मुझे 60,000 रुपये का इनाम दैनिक भास्कर ने दिया था। ये कह देते हैं कि पत्रकार के हाथ में की कॉपी बढ़ाना हुआ है। तो मैंने लगभग सर्कुलेशन बढ़ाने में इनाम लिया, और कभी कोई विज्ञापन का टारगेट भी फेल नहीं हुआ। लेकिन दैनिक भास्कर में जिस तरीके की राजनीति शुरू हो गई थी 2018 में, वो दैनिक भास्कर को बहुत नीचे ले आई है, अभी भी बहुत नीचे ले आई। तो इस बीच जेल भी कभी जिक्र है, आप 2-3 बार जेल भी गए हो, वो क्या किस्सा था? ऐसा था जी कि एक जज्बा था कि दैनिक भास्कर खबर में सबसे आगे रहना चाहिए। कंपटीशन था, मुख्य कंपटीशन हमारा उस वक्त पंजाब केसरी के साथ था, फिर नंबर 2 पे अमर उजाला था। तो 2002 की बात है शायद, चौटाला राज था शायद। चौटाला राज था।
तो मुझे खबर मिली कि हरसोड़ा गांव में चमार पीट दिए, चमारों पे अत्याचार हो गए और वो चमार पलायन करके कैथल आ गए। ठीक है जी। आज भी हरसोड़ा बस्ती बसी हुई है वहीं। हाँ, रोड़ा बस्ती बस रही है। तो मैंने वो खबर तो लगाई, लेकिन मैं सुबह सुबह मेरे एक वो होते थे प्रेस फोटोग्राफर भगवान दास काइले, बहुत ईमानदार बहुत मेहनती लड़का था। आजकल अमर उजाला में भास्कर में ऐसा कोई फोटोग्राफर नहीं हुआ ना होगा, कर्मठ। तो हम गए तो उस वक्त उनका सामान थ्याई में टेक कर लठांगेला फोड़न लग रहे थे। उसने मौके की फ़ोटो ले ली, लोग वो सामान टूटा फुट्टा ठा कर चले, फ़ोटो ले ली, मैं सारी स्टोरी आ गया। मैंने वो स्टोरी पहले पन्ने की भी लीड बनाई, फिर अपने पुल आउट की भी लीड बनाई। तो मुख्य संसदीय सचिव थे रामपाल माजरा जी। ओके। तो उनके जो राइट हैंड थे या अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते भी थे, पैसे वाले थे, दमदार व्यक्ति थे, मिस्टर परमानंद गोयल जी। वो आए, नरेश छोड़ इनकी चमारा चमारा की खबर नहीं लिखनी और रोक दे। तो मैंने कहा मेरे अखबार में तो ऐसा कोई रूल है नहीं, मेरे संपादक चाहे जो मर्जी कर दो। एक खबर में भेज चुका था, हार्ड स्टोरी मेन, साइड स्टोरी पुल आउट के लिए मैं बनाने लग रहा था, रोक दे, ले बात कर। उन्होंने रामपाल माजरा से बात कराई, मैंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। वो मेरे को जी दंदनाते हुए भला बुरा कहते हुए चले गए जी। कुछ देर बाद आए, ले बात तो कर दूं, बात तो कर। मगर दोबारा रामपाल माजरा, लेकिन दोबारा रामपाल माजरा जी नहीं थे। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी थे। ओके। परमानंद जी के फोन पर वो एक ऐसा आदमी था कैथल में जो मुख्यमंत्री जी से किसी भी समय कभी भी किसी वक्त भी बात कर सकता था। क्या बात। परमानंद जी ने कहा तो उधर से माननीय मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की आवाज़ है, भारद्वाज रोक दे, खबर क्या रखा है। मैंने कहा जी मैंने तो बेइज्जती मेरे हाथ से निकल गया, आप मुख्यमंत्री हो। बस इतना सा मेरा कसूर था जी। ये मेरा कसूर था। वो खबर छपी, विधानसभा का मुद्दा बनी और सरकार की थू हुई, सरकार पे लांछन लगे, सारे तरीके की जो था। और भास्कर का बड़ा दबदबा था, वो हुआ। मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए और यहाँ तक भी बात होगी कि मैं अपने घर से और दफ्तर तक भी छुप कर जाने लगा। ओके। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि कलायत के विधायक थे दीनाराम जी। वो जब विधायक चुनकर गए चंडीगढ़, उसके बाद वापसी नहीं लौटे 2 साल। वजह क्या थी? वापसी नहीं आए उस दोबारा कलायत में। तो आम तौर पे ये बात उड़ गई उस वक्त, भाई दीनाराम तो मर लिया, चौटाला ने जो है ना अपनी कोठी में बर्फ में ले रखा हो, भाई उपचुनाव ना कराना पड़े। हकीकत ये थी कि वो बीमार थे और चौटाला जी उनको इलाज करवा रहे थे अपनी कोठी में रख के। ठीक है जी। तो वो प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछा है, भी विधायक जी के लोग ये कह रहे हैं मौत हो चुकी है, और वो खबर छपी तो मिस्टर शैलेंद्र जैन जी उस वक्त सब एडिटर थे, उन्होंने कुछ उल्ट पुल्ट कर दी, वो विधायक की मौत हो चुकी है, कुछ ऐसा, कुछ थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ होगी। मेरा कसूर नहीं था उसमें। तो दीनाराम वाल्मीकि के लड़के श्री राम जी ने मेरे को फ़ोन किया, तो ना मेरा बाप मार दिया। मैं कहा मेरा कसूर नहीं है और वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप पता कर लो और ऐसे ऐसे बात है। वो मेरे को धमकाने लगे, जितना देख लेंगे, या कर लेंगे, वह कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, टिकड़ा कर लेंगे। फोन रख दिया। तो मुझे तो अगले दिन सुबह पता लगा जी कि तेरे खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर
अनुसूचित जाति अधिनियम के अंदर, और उसके साथ बहुत सारी धाराएं लगा के पर्चा दर्ज हो गया श्री राम की शिकायत पे। तो परमानंद गोयल जी बोले, देखा उसे तलवार गिले में आ रहा, तो भी गया उसे मैं कर ले मदद तुम्हारा की। हाँ हाँ हाँ। दिन राम ने करा दिया भाई पर्चा दर्ज भी तरह भूगती माफी मांग ले, भी माफी मांग ले, मैं ले चलूंगा, पैर पकड़ लिए। वो मुझे मंजूर नहीं था। तो जी हरि कैलाश जी डीएसपी थे। मैं जैसे ही सुबह दफ्तर के अंदर गया पे चौक पे, हरि कैलाश जी डीएसपी मुझे गिरफ्तार करके ले गए और मुझे इस रसोड़ा कांड की सजा मिली। कितने दिन अंदर रहे आप? एक रात। अच्छा, एक रात रहे आप? एक रात रहा और दो रात अंदर रहा। और पूरे हरियाणा के पत्रकारों ने मेरे लिए आंदोलन करा। और यहाँ एक बड़े ही प्रबुद्ध पत्रकार आज भी, जिनको मैं नहीं भुला सकता अपनी ज़िंदगी के अंदर, संजय मिश्रा जी, जो कलम के धनी थे, वो आगे बैठ गए जी कैथल, संभाल लिया जो चौटाला सरकार की धज्जियाँ डाई हैं, खबर लिख लिख के हैं, और जी बलो दिया, मतलब जी अगले दिन मेरी जो जमानत होगी जी साथ ही साथ। और मैं आज भी हाथ जोड़ के कैथल की बार एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ कि लगभग सारे ही वकील, मेरे वकील दिनेश त्यागी जी थे, मेरे मित्र हैं, लेकिन वकील मेरे वो थे, सपोर्ट सारी बार कर रही थी, सारी बार मेरे साथ थी। एक तरफ खड़ी थी नरेश भारद्वाज, फंसा दिया, गरीब आदमी मार दिया। जज ने मेरी जमानत ले ली। और जो वो अनुसूचित जाति अधिनियम लगाया था, वो वहीं बैठ के जज ने पहली कलम से तोड़ दिया, क्योंकि श्री राम की और मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, जो उसने एफआईआर में लिखाया था, फ़ोन पे लागू नहीं होता, टूट गया। बोले भाई 506 बचा वकीलो, बोलो इसमें जमानत होती है या नहीं होती? बोले 506 अवेलेबल है सर, दो फिर जमानत। फिर एक और बेईमान पत्रकार थे, उन्होंने पर्चा दर्ज कराया। पत्रकारों ने ही करवा दिया था? पत्रकार ने करवा दिया झूठा पर्चा। और क्योंकि वो मेरे प्रतिद्वंदी अखबार के पत्रकार थे, झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया। मैं फिर अंदर चला गया जी। तब कितने दिन रहे? और तब भी 2 दिन रहा जी। तो मामला कुछ भी नहीं था। मैंने एक पत्रकार को अनपढ़ पत्रकार लिख दिया था जी। तो उन्होंने जी पर्चा दर्ज करा दिया जी। पर्चा दर्ज करा दिया तो अंदर चला गया जी। फिर संजय मिश्रा जी ने कमान संभाली, उस पत्रकार की धज्जियां डाल दी, साथ में उस अखबार की भी जी। और वो अखबार मैंने संभाल के रख रखे हैं। ऐसी धज्जियां डाई जी, मेरी जमानत होगी। जमानत होने के बाद कुछ टाइम बाद जब केस डिसीजन पे आया, वो कहने लगे भी तय साबित कर देते पढ़ा है, इन्हें तो अनपढ़ कह दिया, तय साबित कर दे पढ़ा है, सर्टिफिकेट लाकर दिखा दे कोई स्कूल का, वो है ही नहीं था, हैं हम इसको सजा दे देंगे। ठीक है जी। तो वो लगे कहने जी मैं सन फलाने में फलानी कक्षा में जाट स्कूल में 7वीं क्लास का विद्यार्थी था। ऑन रिकॉर्ड आ गई वो बात, फलानी डेट फलानी जी 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था मैं। मुझे तो बस इतना याद है। ठीक है जी। मेरे साथ मेरे कुछ और साथी थे पत्रकार, महीपाल जी और साथी थे जी। हम जाट स्कूल में आए, बलवान कोटड़ा जी प्रधान थे जी। मैंने कहा जी क्या दरखास्त लिख के इस तारीख को, इस सन को, इस कक्षा में फलां सिंह नाम का व्यक्ति पढ़ता था। मैनेजमेंट ने लिख के दिया जी कि रिकॉर्ड के अनुसार इस साल इस कक्षा में इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ शिक्षा ही प्राप्त करके नहीं गया। वो मैंने कोर्ट में पेश कर दिया जी, इसका केस रफा दफा हो गया, खारिज। तो इसमें एक और किस्सा है जी, आपने जेल के अंदर भी स्टिंग करने की कोशिश की थी, वो कब की थी?
नहीं, तभी की बात है, तभी की बात है। और तब किया गया जब चौटाला साहब ने अंदर करवाए थे या बाद की बात? नहीं, जब अपना दल सिंह रेडिया थी वो, अच्छा। उस वक्त इतने कैमरे नहीं थे, वो नहीं थे, तो जेल के अंदर तो अपराधियों की तो बड़ी ज़बरदस्त मौज है। और साथ में जो ये पहरेदार हैं और जो जेलर हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त मौज है। आखिरकार उन्होंने मेरे तक कहा भाई इनके क्या तो पूरा घसून खावेगा है, हर दे इतना मौज लेनी है, पता नहीं क्या दिन रहेगा क्या दिन रहेगा, तुम्हारे अनुसार चल, आँख भी चले। मैंने भी आँख में चली जी। मैं भी फिर घी बुरे गेला खाए करूँ था, रात ना दारू भी जेल में मिल जाती जी। आँख मीच लीजिए हैं। और बढ़िया सारे ठाट थे मतलब। और 2 दिन रहा, 2 दिन पूरे ठाट रख रहे जेल में, बस मैंने उन तक कुछ नहीं कहा और यो वादा कर लिया भी बाहर जाकर भी कुछ नहीं कहना जी। तो जेल के बड़े कटु अनुभव रहे हैं। और पत्रकारिता के इतिहास में और खासकर दैनिक भास्कर हरियाणा के इतिहास में अखबार ने किसी पत्रकार का इतना साथ नहीं दिया। एक बड़ी बात है, सरकार के साथ सीधा टक्कर सीधे लगाना। टक्कर अखबार ने सरकार के साथ ली, हाँ। सीधी, बिल्कुल। और आप डरे नहीं, तो परिवार का क्या रुख था उस समय? मेरा परिवार तो बड़ी बुरी तरह डरा था जी। मेरा भाई ने मेरे से बोलना बंद कर दिया था, चौटाला पता नहीं मैंने का मैंने कड़ा फेंकदार हुआ भी वही कि मेरे भाई यहाँ ITI कैथल में नौकरी करते थे, चौटाला में उनकी महेंद्रगढ़ बदली कर दी। बागड़ में किसी दूंगा, तो मेरे भाई का तो कोई कसूर नहीं था। हाँ हाँ हाँ। हैं फिर बहनोई थे जी, उनको भी खतरा होया भाई, मैं भी तो मरवा दिए इसने, विमान भी कटने कटी दूर। हाँ। तो दूर दूर के रिश्तेदार भी कटने लग गए थे भाई, जब पता लग गया इसका रिश्तेदार है तो भी कटने कटी उल्टा सुल्टा ठोकेगा। लेकिन मनदीप जी, वक्त बड़ा तगड़ा मरहम है, वक्त बड़ा तगड़ा मरहम है। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जिस वक्त मेरे को एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गया मेरी वो 2 दिन नहीं 1 दिन अंदर रहा था मैं, तो मैंने धरती ने चिकार के, मेरी फोटो भी भगवान दास ने खींची थी जब मैं बाहर आया जमानत होके, तो मैंने धरती ने चिकार के ये कहा था, ये परमात्मा न्यू कहे तेरे घर देर है अंधेर नहीं, जिस आदमी ने मैं बेकसूर 1 रात अंदर रखा नहीं, जे तो उन्हें 1 साल तो अंदर रखा, मैं तेरा न्याय मानू नहीं, तेरा मैं इंसाफ ना मानदा को नहीं। मेरे बिल्कुल आंखों में आंसू लेके आज भी मैंने कहा था भी 1 दिन रखा उन्हें मैं रात ने जेल में, जो 1 साल तो रहे स्वाद आवे नहीं आवे नहीं, इतना भगवान नहीं मानता। तो मेरी भगवान पे पूरी आस्था होगी, वो 1 साल नहीं मेरे कितने साल का अटकाया। ओके। तो कहीं ना कहीं आह लगती है, और झूठे आदमी सच्चे आदमी को झूठ में फंसा के उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वो सज्जन समेत पुत्र कई सालों तक अंदर रहे और राजनीतिक वजूद समाप्त होने के कगार पे है उनका, क्योंकि मेरे साथ तो 1 रात की करी थी, पता नहीं कितना गल्ला करी होगी, जो मैं कह रहा हूँ भाई मेरे कहे मेरी सुन ली भगवान ने, पता नहीं कितने के साथ अन्याय करा होगा। तो अन्याय होता है। एक राजनेता को भूलना नहीं चाहिए, सत्ता किसी के बाप की बपोती नहीं है, आज सत्ता आपकी है, कल ने मेरी है। किसी को पता था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन जाएगा है? और नायब सिंह सैनी ने भी छोड़ो, मनोहर लाल खट्टर जिसका राजनीति में कोई दखल ही नहीं था, आना नहीं था, जाना नहीं था, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अपना मतलब वो भूलना नहीं चाहिए, वक्त नहीं, राजनीतिक आदमी को वक्त देखना चाहिए। बड़े माड़े अच्छे दिन देखे, दैनिक भास्कर ने मेरा बड़ा साथ दिया, कुरुक्षेत्र भी रहा 4 साल जींद भी रहा। हरियाणा में दैनिक भास्कर के बहुत सारे पत्रकार होंगे, यहाँ भी बहुत सारे रह के गए। आप कितने ब्यूरो चीफों को जानते हो, दैनिक भास्कर को, कैथल के रहने वाले हो, लेकिन जींद और कुरुक्षेत्र में नरेश भारद्वाज को आज भी लोग जानते हैं। चाहे आप सब्जी मंडी में पूछ लो, कमेटी में पूछ लो, अधिकारियों तक पूछ लो, राजनेताओं से पूछ लो, आज भी ये कहते हैं भी नरेश भारद्वाज जी। बिल्कुल। एक कुरुक्षेत्र का आपने जिक्र किया, वहाँ पे एक घिया का जिक्र था रेलवे स्टेशन पे घिया वाला, वो क्या किस्सा है? देखो मैं मनदीप सब्जी का जिक्र था। मैं एक बात तो कहूँगा कि पत्रकार होता है, आप अपने नज़र को सीधी रख लो या टेढ़ी रख लो। बिल्कुल। आप इमोशनल हो गए तो इसलिए मनोरंजन के तौर पे कलम खूंडी लग जाए चलना पत्रकार की जी, बिक जाती है,
तो वो भी खतरनाक है, और सीधी लग जाए चलना वो भी खतरनाक है। तो हुआ ऐसा था मनदीप जी, वो मेरे पास कटिंग पड़ी हैं सारी, मैं ले आता अगर समय होता। तो थानेसर सेक्टर 17 के कुरुक्षेत्र के और थानेसर के बीच में फाटक है, भद्रकाली मंदिर पे जाते हुए जी वहाँ एक रेलवे फाटक है। उसके बराबर में अमृत मेडिकल, अमृत आयुर्वेद के नाम से एक अशोक शर्मा जी की दुकान है। मैं वहाँ अपना बोरिया बिस्तरा टेक दे करूँ था, जी दफ्तर बग जे करूँ था, अंधे अंठा ले करूँ था, रोटी भी दोपहर की रोटी खा ले करूँ था, घर तले जे करूँ था। वहाँ रेलवे की ज़मीन थी, फाटक के क्योंकि बगल में थी। तो वहाँ बड़ी बढ़िया घिया लगी हुई थी, जी गोल घिया। मैं शाम को आते हुए तोड़ ले, जी घर बनाई, बड़ी स्वाद लगी जी। घर के लगे कहने और भी ले आइए मुझे मिल जाए। तो मैंने वो 1 2 3 2 बार तोड़ ली गया जी। तो जो गेटमैन था, सुरेंद्र था शायद उसका नाम, उसने कहा मेरी गिया कौन तोड़ के ले जाए। तो वो शर्मा जी लगे कहना भाई एक पत्रकार है दैनिक भास्कर के बाद तोड़ के ले जाए हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब वो मेरी बाट में बैठा था, उन्हें टाइम का पता लग गया, मैं नेक्स्ट टाइम जब गिया तोड़ने गया उसने मैं पकड़ लिया जी। तो मैंने क्या भाई तो कौन, बोले मेरी लाई हुई है गिया, मैं गेटमैन हूँ और मैंने यहाँ बोर किया। मैं कहा वो स्वामी तो ना कौन को बोर किया, सारी सब्जी सारी तेने बोर किया। बोले मैंने बोर किया, मैं गेटमैन हूँ। मैं कहा जमीन तो सरकारी है यार, तो ने उन्होंने भिंडी भी ला रखी है, कणक भी ला रखी है, फलानी भी ला रखी है, बहुत सारी जगह थी। तो एक गिया तोड़ ली कि जमीन तो सरकारी है, सरकारी को नहीं मैंने ला रखी है। उसकी मेरी बहस होगी, बहस होगी तो मैं रात ना तो आ गया जी। अगले दिन सवेरे मैं गया जी स्टेशन मास्टर पे, बड़े स्टेशन पे, कोई उत्तर प्रदेश के थे, मेरे नाम तो अभी ध्यान नहीं, अखबार में लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा सर क्या एक गेटमैन ये खेती कर सकता है जो ये ज़मीन पड़ी है हैं, और ये ज़मीन तो सरकारी है, खेती ये गेटमैन कर रहा है। तो उसने कहा जी ये तो लगभग सारी जगह ये ऐसा ही है। तो ज़मीन तो सरकारी है तो इलीगल। तो उसने मुझे बिठाया, चाय पिलाई, तो उसने कुछ अपने अफसरों से पूछा रीजनल ऑफिस में। तो उन्होंने मुझे बताया जी जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे उस वक्त अनाज का टोटा था भारत में। उन्होंने एक रेलवे में एक स्कीम लॉन्च की थी, ग्रो मोर फूड। उसके तहत जो रेलवे की खाली पड़ी हुई ज़मीन थी वो वहीं उन्हीं के कर्मचारियों को ठेके पे दे दी थी, बहुत कम पैसों में, ताकि वो वहाँ गेहूँ या दूसरी फसल उगा सके। और वो योजना अपना लाल बहादुर शास्त्री के निधन के साथ ही समाप्त हो गई थी। ठीक है जी। लेकिन वो जमीन पूरे भारतवर्ष में खेती की बन गई, उन्होंने सुधार ली गेट में, वो उसको बोते बीजते ही आ रहे थे, सरकार को कुछ नहीं देते थे। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी अब तो अगर ये वहाँ कुछ उगाते हैं तो ये ज़मीन इनकी है, सरकारी की है, और ये जो कुछ इसकी खेती करते हैं इलीगल है। मेरे पास एक रिटर्न वर्जन हो गया उनका। फिर भी वो लगे कहने कि मेरे 100 अधिकारी से आप और बात कर लो, बात कर ली। तो मैंने फिर उस घिया की वो स्टोरी छपी जी, ज़मीन सरकारी, फसल हमारी, ये वो छपी जी। तो वो रेलवे कार्रवाई बड़ी स्ट्रिक्ट करता है। मुझे याद है कि एक रेलगाड़ी इंजन के साथ 2 डिब्बे जुड़े हुए आए और वो उसकी सारी फसल पाड़ गए जितनी उसने लगा रखी थी, गेटमैन ने बराबर करके जी फाड़ के उससे ज़मीन खाली करा दी। तो बाद में कहा यार इससे अच्छा तो गिया ही तोड़ लेंदा, वहाँ भी तनक खाई थी हैं जी। तो उसने बड़े मतलब अफसोस जाहिर कराया, मैं के थी यार गिया की बात। तो वो बात बड़ी पॉपुलर हो गई थी। तो दूसरे गेटमैन भी बड़े चौकन्ने हो गए जो उन्होंने बो रखी थी सारी,
वो सारी ही रास्ते में से आते 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 सबका ही कर गए, कैथल तक पाड़ गए सारी ज़मीन। कैथल भी शमशान घाट के बराबर में बहुत सारी जगह थी, यहाँ भी कणक थी, इसके ऊपर भी वो फेर गए थे। तो अब सफेदे लगवा दी फिर आपने? वहाँ कुरुक्षेत्र में सफेदे लगा दिए थे सारे के सारे, उस जगह पे जहाँ होती ना खेती। जी। तो वही पत्रकार का दिमाग था, उन्होंने मेरे गले पंगा लिया, मैंने उसकी मंजी ठोक दी। एक कुरुक्षेत्र का और किस्सा था जी। कि रात को 9 वाली गाड़ी आती थी कुरुक्षेत्र से। तो क्या होता था कि एक छोटा स्टेशन है, एक बड़ा स्टेशन। हाँ जी। तो मैं, कोई मित्र थे, वहाँ चला जाता था पीपली, तो या रामनगर, तो उस बड़े स्टेशन से आता था। जी। बड़े स्टेशन पे पहुंचने के लिए पीछे से जो रेलगाड़ियाँ मालगाड़ियाँ खड़ी होती है ना, उनके नीचे से निकल के आना पड़ता था। ऊपर को पुल नहीं था। अच्छा। उनके वो शॉर्टकट रास्ता था, पुल बहुत लंबा पड़ता था। तो मैं भी निकलता था। तो मैं कई बार वहाँ से निकलता तो मैं देखता हूँ उन रेल की लाइन के नीचे भिखारी बैठे हैं, मुर्गा भी रखा है, दारू भी रखी है। उन्होंने पता था भी यार ट्रेन खड़ी है उरे सी। जी। तो मैंने उन भिखारियों का देखा ताम झाम रोड़ा, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मतलब भिखारी पूरे मजे में थे? हाँ, वो मतलब भिखारी के उनकी तो बहुत बहुत मोटा पैसा कमावे थे, और एरा फेरी चोरी और ऐसे भी कर लेते, और वो ये भी कर लेते, कोई उधर अंधेरे से रात ना कोई यात्री आया था, उसका काम भी तमाम कर देते, छीन लेते पीछे। तो मैंने उनकी भी एक नहीं कई खबरें लगाई, उनके पीछे रेलवे पुलिस भी पड़ गई, लोकल पुलिस भी पड़ गई, मैं सारे दबा दिए। कुरुक्षेत्र स्टेशन भिखारियों, कुरुक्षेत्र जंक्शन रिक्त हो गया। तो कुछ दिन बाद अम्बाड़ा का कोई ब्यूरो चीफ बीमार हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मेरी ड्यूटी ला दी अम्बाड़ा। जी। अम्बाड़ा ड्यूटी ला दी मेरी। तो क्योंकि कैंट में हमारा दफ्तर होता था, तो मैं भी एक दिन वहाँ से आने के लिए लेट हो गया। अम्बाड़ा से कैथल के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो कुरुक्षेत्र होके आना पड़ता है रेल से। तो और बस पकड़नी है तो सिटी आओ। हाँ। तो मेरा शायद उन दिनों हाँ एक्रेडिटेशन भी नहीं था बस का। तो मैं रेल में आने लगा रात को वहाँ से 8-9 बजे, क्योंकि काम लेट ख़त्म होया। अमित गुप्ता जी थे, कहने लगे जा चला जा भाई। तो मेरे को ये था कि भाई मैं अगर 9 बजे तक कुरुक्षेत्र पहुँच जाऊँ तो मैंने 9 वाली ये ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन मिल कैथल वाली। तो मैं स्टेशन पे चला गया, ट्रेन कुछ लेट थी। मैं टहलदा थोड़ी दूर गया, तो मैंने देखा कुछ लोग तेरे ने देख के कान्ना फुसी लग रहे हैं कर है। मैंने इधर उधर देखा, तो एक ने कहने को पकड़ ली, जूता लगाओ इसी को। देखा की है, बोला बड़े भिखारी इनके पीछे पड़ता है, ये जूता लगाओ, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो। मैं तो यूँ खड़े हो गए जी, उसने रुक्का मारा, उधर तभी मैं तो जी मेरे कांच में बस्ता था जी, वो बस्ता कड़ी गया। मैं तो बाज का बड़ी मुश्किल जान चढ़ाई। भिखारी ने कूट दे, भिखारी पीछे पड़ लिया, भिखारी पीछे पड़ दे। तो वो इतनी बात खैर वो खबर तो नहीं छापी हमने, लेकिन वो इतनी बात पॉपुलर हुई, मेरी बड़ी हंसी आने लगे। देखिए पंडित जी वहाँ चला जी, स्टेशन में नहीं कुटेंगे भिखारी गिर के। जी। पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता कैसे देखते हैं? दोनों पत्रकारिता पहले अच्छी थी या आज की पत्रकारिता अच्छी है? जो मैं पत्रकार बना तो उस वक्त मेरे दिमाग में पत्रकार की कुछ अलग ही इमेज थी। ठीक है जी। मेरे से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी। जब मैं पत्रकार बना या आया, उस वक्त पत्रकारिता प्रोफेशन थी। आज पत्रकारिता उससे भी ज़्यादा प्रोफेशन है। और उस वक्त पत्रकार को कुछ नहीं मिलता था। इज्जत तो मिलती थी, इज्जत मिलती थी डीसी से ज़्यादा। विधायक भी रुक के नमस्ते करता था। ये तो मुझे पता है, मैं तो बड़े छोटे से अखबार का पत्रकार था। तो कैथल के विधायक चाहे लाला चरणदास जी हों, चाहे उस वक्त सुरेंद्र मर्दान जी हो या रोशनलाल तिवारी जी हों, मेरे से और बड़े बड़े अखबारों के पत्रकार थे हैं। तो बड़ी इज्जत मिलती थी, मुझे भी बड़ी इज्जत मिलती थी, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी।
और बड़ा ही रुतबा था उस वक्त। अब तो मेरे ख्याल में पत्रकारिता को रुतबा ही तो रहा ही नहीं। जी, आपने कई भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी भाषा में आपने? देखिए, उर्दू भाषा में मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट जागा था, क्योंकि जो मेरे वालिद थे, जैसे मेरे पिताजी थे, संस्कृत में तात कहते हैं, वो उर्दू से ही पास थे। जो 8वीं थी उर्दू से ही पास थे। वो सब कुछ उर्दू में लिखते थे, बोलते भी थे, करते भी थे। तो 9वीं या 10वीं में मैंने कहा जी मैंने भी सिखा दो जी। क्यों करेगा, मैं सिखा दो जी, सिखा दो जी। जबकि शब्द मैं बहुत ज़्यादा सीख गया था उर्दू के शब्द, उनकी हिंदी भी, लेकिन लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। तो उर्दू का कहता भी ले आया जी कुछ, लेकिन लिखा जी। फिर उन्होंने मेरे पिताजी ने सिखाई अलफ बे पे ते टे चे जीम चे हे खे गे, दाल दाल चाल जा, जो भी थी वो सारी बाड़ा खड़ी सिखाई। उर्दू हम तो मतलब जो है ना, सज्जे से खब्बे की तरफ ऐसे लिखते हैं, हाँ, ठीक है ना जी, खब्बे से सज्जे की तरफ लिखते हैं। उर्दू उल्टी लिखी जाती है। उर्दू तो आपको लिखनी सज्जे से आती है ये? लिख लेता हूँ। और क्योंकि संस्कृत मैं संस्कृत का बीए तक विद्यार्थी रहा हूँ, और 2010 में कुरुक्षेत्र दैनिक भास्कर में रहते हुए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रभाकर की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में पास करी थी। क्या बात है। और जितना रस छंद अलंकार और भाषा प्रभाकर के अंदर है, एमए हिंदी वाले को तो कुछ भी नहीं आता। प्रभाकर वाला एमए हिंदी बिना पढ़े पास कर सकता है, एमए हिंदी वाला प्रभाकर नहीं कर सकता। प्रभाकर में एक पेपर संस्कृत का भी है। और भगवान की दया से मैंने हाई फर्स्ट डिवीजन में प्रभाकर पास करी, और 50 नंबर के संस्कृत के पेपर में मेरे 50 के 50 थे। 50 के 50 नंबर थे आपके? मेरे पास डिग्री रखी है पंजाब विश्वविद्यालय की। तो संस्कृत पढ़ी मैंने, पंजाबी सीखी। और आपने भाषाएं, मैंने 3 भाषाएं आपको गिना दी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी। मैंने भाषाएं तो आपको गिना दी है। अब जिस तरह आपने कुछ बोलना, आप मेरे से पंजाबी में पूछे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देंगा। हर गल का जवाब मेरे को पंजाबी की पत्रकारिता ते हिंदी की पत्रकारिता का भी फर्क है। कैसे? साडे पंजाबी के जोड़े पत्रकार ने, जोड़े हिंदी के पत्रकार ने, उन्हों का फर्क यह है कि पंजाबी के अखबार बड़े सीमित ने। पंजाबी के पत्रकार घट ते कलाकार ज़्यादा ने। गाउण का भी शौक है, वजाण का भी शौक है, लिखण का भी शौक है। मैं कई पत्रकारों को मिलिया, बड़े चंगे कलाकार ने। उन्हों का रुझान टीवी वाल ज़्यादा है, अखबार वाल घट है। तो पंजाबी के अखबार जग बाणी रह गया। तो पंजाबी के अखबार भी घट गए। अजीत अखबार कभी, अजीत समाचार या अजीत समाचार हिंदी में आया है। ये ब्रजिंदर सिंह हमदर्द जी थे, उनका अखबार था अजीत, उसका रुतबा था पंजाबी में। और आपको बात बताऊं कि जो मैं पंजाबी सीखण लग्या पढ़नी, तो मैं अजीत पढ़ता सी। मैनू अखबार भले पुराने मिलते थे, 2 दिन पुराने अखबार, 3 दिन, पर वो पढ़ता सी की लिखा है। बढ़िया बोल लेते हो आप पंजाबी, जोड़ जोड़ के। तो नहीं, आप उसकी बात छोड़ो, तो मैंने भाषा की बता दी। मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा और कौन कौन सी बोली? मैं झांगी भी बोल लेता हूँ बड़ी बढ़िया, मुल्तानी भी बोल लेता हूँ। कहाँ से सीखी है चीज़ें? शौक था बस, जैसे मेरे को पता लग गया मेरे पड़ोस में मुल्तानी है, उनसे मुल्तानी सीख ली। तो बड़ी अच्छी भाषाएं हैं। और एक आपको हंसी आई है किस बात पे? मैं इसलिए हंसी आई है मुझे, हुण तुसा मेरे को सारी गल्लां ना पूछो, कुछ मेरे ढेडे च भी रहन देवो है। सुना दो 1-2 किस्सा। तो एक पंजाबी का, एक उसका मुल्तानी का एक वो है शेर कि
ए भी चाटे ओ भी चाटे, चट भी एवं है। तो ए भी चाटे ओ भी चाटे, पत्तियां सूदी मूली चाटे, दो मतलब है इसके, द्विअर्थी वो है। ए भी चाटे ओ भी चाटे, पत्तियां सूदी मूली चाटे, भी जो मूली है वो पत्तियां समेत वह भी खत्म है। और तू ता ब्याज को रोंदे लाला, इथा मूली चाटे, भी तै तो लाला ब्याज ना रोवे, और हमारा मूली खत्म है। मूली खत्म। तो बड़ी बढ़िया, बड़ी मीठी भाषा है। और दूसरी बात है, जो मुल्तानी है भाषा, ये सारी की सारी इनका उद्गम जो है वो पंजाबी से ही है, पंजाबी से ही है। पंजाबी से है। लेकिन पंजाबी में कम संस्कृत है, मुल्तानी और झांगी में संस्कृत के शब्द ज्यादा हैं, ज्यादा शब्द हैं। तो इसमें कोई हिंदी में कोई शेर याद हो आपको? ये शेर तो कोई चुटकुला हो कुछ भी? कितने नहीं, हिंदी में शेर तो कितने सुन लो, चुटकुले सुन लो, अपनी वार्ता बड़ी लंबी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं जी, वार्ता ज्यादा लंबी होगी। एक बढ़िया शेर के साथ खत्म कर देते हैं वार्ता को। मैं आज के दौर पे एक शेर सुनाता हूं, आज की हालात और स्थिति पे, जी। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, वाह वाह। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। खेत के लिए पानी नहीं है, पानी नहीं है, और झील पर पानी बरसता है, विरोधाभास है, उल्टा है। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। हर तरफ ऊंची फसीलें हैं मगर, फसीलें कहते हैं बाढ़, रुकावटें, हर तरफ ऊंची फसीलें हैं मगर हर तरफ एक चोर रास्ता है हमारे देश में। आपका काम तहसीलदार नहीं करता, कानून आ गया, बाहर दलाल बैठे हैं, चोर रास्ते बहुत हैं, सारे हुए, सारे काम हुए। हर कहाँ से, प्रधानमंत्री निवास से लेके मुख्यमंत्री के निवास तक सारी जगह चोर हैं, बाढ़ बड़ी बड़ी है, अटकलें बहुत बहुत हैं, लेकिन काम सारे होते हैं। गजब गजब। कि हर तरफ ऊंची फसीलें हैं मगर हर तरफ एक चोर रास्ता है हमारे देश में। और अंतिम लाइन जमी गजब की है। अब देखिए उसने, मनदीप जी ये देखिए कि किन किन का नाम लिया है। अब वजीरों, मंत्री, अब वजीरों, अफसरों, जो अफसर बैठे हैं, अब वजीरों अफसरों, एक जगह मेरा नाम भी आवे, अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। वाह। या तो मंत्री हंसे, करोड़ों कमावे, अफसर कमावे, या मेरे वर्गा पागल है वो खुश है। अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। इसी भी एक शायर ने कहा है कि या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना को, पागल नहीं, हाँ। या तो दीवाना हंसे या खुदा जिसे तौफीक दे, या खुदा जिसको वो करता है, या तो दीवाना हंसे या खुदा जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। वाह वाह, क्या बात है। तो आज की जो वार्ता है यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई भारद्वाज जी के साथ। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। और एक लंबा संघर्ष रहा है, भारद्वाज जी ने बताया, और सरकार के साथ जो पत्रकारिता की जो मेन एक कड़ी होती है, जो संघर्ष होता है कि सरकार के साथ सीधी टक्कर लग जाती है, मुद्दे आप लोगों के होते हैं। पत्रकार का तो कोई लेना देना नहीं होता कि उसका परिवार का या कोई और, लेकिन जेल भी काटी है, बहुत सारा संघर्ष आप लोगों के सामने है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।